नमस्ते। अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर, फ्रीलांसर या एक्सपोर्टर हैं, तो विदेशी क्लाइंट से पैसे आना हमेशा अच्छा लगता है ना? लेकिन जैसे ही बात जीएसटी की आती है, तो मामला थोड़ा उलझ जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, ताकि विदेशी इनकम पर लगने वाली जीएसटी के नियम आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े मिथक से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे वाह, डॉलर में पेमेंट आया है मतलब जीएसटी तो जीरो ही होगा। बहुत कॉमन सी बात है, लोग बस यही मानकर चलते हैं। लेकिन क्या असलियत में भी ऐसा ही होता है? आज हम जिन मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे वो हैं विदेशी इनकम से जुड़े जीएसटी के मिथक, सर्विस एक्सपोर्ट के नियम, इनवॉइसिंग के लिए एलयूटी और आईजीएसटी के तरीके, जीएसटी कब लागू रहता है, प्लेटफॉर्म फीस वाला वो छिपा हुआ आरसीएम का जाल, और आखिर में जीएसटीआर फाइलिंग का सारांश। फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0% टैक्स वाली इस गलतफहमी की। देखिए, सिर्फ विदेश से पैसा आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको टैक्स से पूरी तरह आज़ादी मिल गई है। असली कहानी तो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में छिपी होती है। क्या ये जीरो रेटेड सप्लाई है, या फिर सीधा 18% का स्टैंडर्ड चार्ज लगने वाला है, या हो सकता है कि बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम तक पहुंच जाए। ये सब तय होता है कुछ खास चीज़ों से, जैसे आप गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, क्लाइंट कहाँ बैठा है, पैसा किस करेंसी में आया है, और सबसे ज़रूरी, उस सर्विस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अब सवाल ये है कि वो बहुचर्चित 0% टैक्स रेट आखिर मिलता कैसे है। इसके लिए कानून में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की 5 बिल्कुल पक्की शर्तें बताई गई हैं। और वो 5 शर्तें क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपका क्लाइंट भारत से बाहर का होना चाहिए। दूसरा, पेमेंट विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए। तीसरा, आपकी सर्विस का इस्तेमाल भी भारत के बाहर ही होना चाहिए। चौथा, आप यानी सप्लायर भारत में ही मौजूद हों। और पांचवा, क्लाइंट आपकी कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई अपनी ही कंपनी या कोई रिश्तेदार ना हो। अगर इनमें से एक भी शर्त छूटी तो समझ लीजिए गेम बदल गया। खैर, मान लीजिए आपने वो 5 शर्तें पूरी कर लीं, तो अब कानूनी तौर पर इनवॉइस बनाने के लिए आपके पास 2 अलग-अलग रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि इसमें शुरुआत में कोई जीएसटी नहीं लगाना पड़ता। बस एक एलयूटी फाइल कीजिए और इनवॉइस पर एक खास लाइन लिख दीजिए। और दूसरा रास्ता है आईजीएसटी मेथड। इसमें आपको शुरुआत में ही 18% टैक्स लगाना पड़ता है, पे करना पड़ता है, और बाद में आप उसका रिफंड क्लेम करते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका के किसी क्लाइंट को वीडियो एडिटिंग के लिए $500 का बिल भेजा गया। अगर लूट मेथड का इस्तेमाल हुआ है तो कमाल की बात यह है कि आपको जो जीएसटी देना है वो बिल्कुल ₹0 रहता है। सीधा और आसान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए 1 लाख रुपए का काम है और आपने आईजीएसटी का रास्ता चुना, तो आपको शुरुआत में ही 18,000 रुपए टैक्स के रूप में कलेक्ट करने होंगे। ये पैसा एक तरह से फंस जाता है। आप इसे बाद में रिफंड के तौर पर वापस तो ले सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपके कैश फ्लो पर तो असर पड़ता ही है ना। अब उस सिनेरियो पे आते हैं जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, मतलब जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की वो 5 शर्तें पूरी नहीं हो पाती। हो सकता है आपका कोई यूएस का क्लाइंट डॉलर के बजाय इंडियन रुपीस यानी भारतीय रुपयों में पेमेंट कर दे, या फिर आपने किसी विदेशी कंपनी को सर्विस तो दी, लेकिन उस सर्विस का एक्चुअल इस्तेमाल भारत में बैठे उनके ऑफिस वालों ने कर लिया। इन दोनों ही मामलों में एक्सपोर्ट की शर्त फेल हो जाती है, और नतीजा, आपके इस ट्रांजैक्शन पर स्टैंडर्ड 18% जीएसटी लागू हो जाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े और छुपे हुए जाल पर, जहां बहुत सारे क्रिएटर्स और फ्रीलांसर्स अनजाने में फंस जाते हैं। वो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। होता क्या है कि मान लीजिए आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई विदेशी प्लेटफॉर्म अपनी कमीशन फीस काटता है तो टैक्स डिपार्टमेंट उसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। उस कटे हुए कमीशन को इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाता है, और यहीं से एंट्री होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, जहां आपके ऊपर 18% टैक्स की एक नई देनदारी आ जाती है। मतलब अगर किसी विदेशी प्लेटफॉर्म ने आपकी कमाई से 10,000 रुपए अपनी फीस के तौर पर काट लिए, तो उस पर 18% आरसीएम लगेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 1,800 रुपए की अतिरिक्त टैक्स लायबिलिटी आपके सिर आ गई। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आप इसे बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा सिरदर्द तो बन ही जाता है।
तो अब बात आती है कि इस पूरी माथापच्ची को अपने टैक्स रिटर्न्स में सही तरीके से कैसे दिखाया जाए ताकि कोई कानूनी परेशानी ना हो। इन सभी फिगर्स को सही जगह रिपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। जो ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट सेल्स हैं, उन्हें आपको GSTR 1 की टेबल 6A में दिखाना होता है, और वो जो प्लेटफॉर्म फीस वाला RCM था ना, उसे GSTR 3B में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के तहत बहुत सावधानी से रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि कंप्लायंस पूरी तरह से ठीक रहे। आज हमने जिन भी अलग अलग सिनेरियोज की बात की, उनका एक क्विक रेफरेंस यहाँ मौजूद है। जैसे विदेशी क्लाइंट, डॉलर पेमेंट और LUT है तो सीधा 0% टैक्स। अगर बिना LUT के एक्सपोर्ट है तो IGST देकर रिफंड लीजिए। अगर पेमेंट भारतीय रुपए में आ गई है तो GST लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विदेशी प्लेटफॉर्म का कमीशन कटा है तो 18% RCM याद रखिए। माल के एक्सपोर्ट में LUT और IGST दोनों के ऑप्शन रहते हैं। और हाँ, जो YouTube एडसेंस से विदेशी इनकम आती है उसे आमतौर पर सर्विस एक्सपोर्ट ही माना जाता है। तो सब कुछ समझने के बाद सबसे अहम सवाल यही रह जाता है, क्या ये छिपी हुई प्लेटफॉर्म फीस चुपके चुपके आपकी टैक्स लायबिलिटीज को बढ़ा रही हैं? अगर आप विदेश से पैसे कमा रहे हैं तो अपने इंटरनेशनल इनकम स्ट्रक्चर की बारीकी से जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स की इस भूलभुलैया में सही जानकारी होना ही आपके पैसे और वक्त दोनों को बचा सकता है।